सीएम तेजस्वी यादव पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। कल तेजस्वी से दिल्ली स्थित ईडी कार्यालय में पूछताछ की जाएगी और आपको बताएं कि ईडी जमीन के बदले नौकरी मामले की जांच कर रही है और उसी सिलसिले में कल ईडी ने तेजस्वी यादव को तलब किया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, तेजस्वी यादव दिल्ली के लिए रवाना, जमीन के बदले नौकरी का मामला है। शंकर, कल के लिए तेजस्वी के लिए एक बड़ा दिन है, कल फिर एक बार पूछताछ होगी। निश्चित तौर पे देखिए, जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए समन भेजा गया है, निश्चित तौर पे ये बिहार और बिहार की राजनीति के साथ साथ लालू परिवार के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन साबित हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से जमीन के बदले नौकरी देने का जो मामला था, जिस तरह से इस मामले में सीबीआई के द्वारा पहले तेजस्वी यादव से पूछताछ हो चुकी है, अब इसी मामले में अब तेजस्वी यादव से पूछताछ होगी और इसके लिए आज बकायदा आज तेजस्वी यादव आज दिल्ली भी पहुंच रहे हैं और इस मामले में जो जांच एजेंसी के हमारे सूत्र हैं वो बताते हैं कि जमीन के बदले नौकरी देने वाले मामले में उनको समन भेजा गया था और पूछताछ के लिए कल के लिए बुलाया गया, यानी कल मंगलवार को दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय में उनसे पूछताछ होगी और जो पूछताछ के लिए कई महत्वपूर्ण दस्तावेज को अपने साथ में लेकर आने का भी निर्देश जो है वो दिया गया है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि इस मामले में पहले मीसा भारती से पूछताछ हो चुकी है और उनकी बहन जो मीसा भारती से कई घंटों तक पूछताछ हुई थी, अब तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री उनसे भी इस मामले में पूछताछ होगी। जिस तरह से कई जमीन, कई प्रॉपर्टी उनके नाम से, चाहे तेजस्वी यादव या उनके परिवार के कई सदस्यों के नाम से हुई थी और जिस तरह से एक काफी संगीन आरोप था, हालांकि ये मामला जो है बेहद पुराना है, साल 2004 से लेकर साल 2009 के बीच का ये मामला है, लेकिन उस वक्त में किस तरह से इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया था और ये मामला उस वक्त का है जब लालू प्रसाद यादव बिहार के जिस वक्त में लालू प्रसाद यादव केंद्र में रेल मंत्री होते थे, ये उस वक्त का मामला है और जिस तरह से आरोप लगा था कि कई लोगों को, एक विशेष समुदाय के लोगों को और विशेष क्षेत्र के लोगों को नौकरी प्रदान किया गया था। तो इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए जिस तरह से सीबीआई के द्वारा साल 2020 में केस रजिस्टर्ड किया गया और इस मामले की तफ्तीश की गई और उसी मामले को आधार बनाते हुए बाद में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इस केस को टेक ओवर किया। तो कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में इस मामले में कई लोगों से पूछताछ होगी, जिसमें कि प्रमुख तौर पर जिस तरह से आज कल तेजस्वी यादव से पूछताछ होगी, जल्द ही तेजस्वी यादव की जो अन्य जो बहनें हैं उनको भी बकायदा बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। कोविड के खतरे की आशंका को देखते हुए बोकारो के सदर अस्पताल में मॉक ड्रिल किया गया और मौके पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मरीजों को अस्पताल में भर्ती करने के साथ उनके इलाज का अभ्यास किया। इस मौके पर डीडीसी के साथ 4 एसडीएम और पूरा प्रशासनिक तंत्र मौजूद था। अधिकारियों ने कहा कि भले ही 3 साल बीत चुके हैं, लेकिन कोविड का खतरा अभी टला नहीं। इस मॉक ड्रिल के जरिए अस्पताल समेत निजी अस्पताल संचालकों को भी पूरी व्यवस्था करने के बाद तैयार रहने का निर्देश दिया गया है। 3 साल हो गए, लेकिन इसका खतरा पूरी तरीके से टला नहीं। तो ये एक मॉक ड्रिल हम इसीलिए करते हैं कि कल को अगर मान लो ऐसी कोई घटना घटती है या आपदा प्रकट होती है तो हम लोग तैयार रहें, हमारी मशीनरी तैयार रहे और हर सीएचसी में, सदर अस्पताल में, अनुमंडल अस्पताल में हम लोग ये मॉक ड्रिल करा रहे हैं और इससे एक अच्छा मैसेज सोसाइटी के अंदर दे रहे हैं कि पहले अपने सतर्क रहें। एक्सीडेंटली केसेस इन केस बढ़ता है तो हम लोग कितना तैयारी अपना सिद्धित करके रखे, उसका एक झलक था और मुझे पूरा उम्मीद है कि हमारा प्रिपरेशन और थोड़ा आगे बढ़ करके हमारा जो आगे वाला इन केस कोविड केसेस बढ़ेंगे तो हम लोग सतर्क रहेंगे और तैयारी पूरा रहेगा। पाकुड़ में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां तेज कर दी और इसे लेकर पाकुड़ के सदर अस्पताल में कोरोना के इलाज को लेकर मॉक ड्रिल किया गया। इस तरह का मॉक ड्रिल जिले के करीब करीब सभी अस्पतालों में किया गया है। मॉक ड्रिल के दौरान अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, आइसोलेशन बेड, ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड, वेंटिलेटर, डॉक्टर, नर्स, इनकी सभी की उपलब्धता और क्षमताओं को परखा गया और साथ ही कोरोना से निपटने की सारी जानकारियां अभ्यास के रूप में दी गई। गवर्नमेंट के द्वारा निर्देशित था कि 10 और 11 को मॉक ड्रिल करना है। ऐसे तो मॉक ड्रिल हम लोगों ने 1 अप्रैल को भी किया था, लेकिन ये मॉक ड्रिल में जो है कुछ विशेषता ये है कि हमारे जितने भी इंडिकेटर हैं उसका पूरा डिटेल जो है गवर्नमेंट ने डाटा मांगा है कि हमारे पास कितना वेंटिलेटर है, कितना ऑक्सीजन बेड है, कितनी पाइपलाइन है, कितना हमारे पास है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उसके केसेस झारखंड में मिले हैं, बढ़ रहे हैं, तो उसकी तैयारी के लिए पाकुड़ जिले में आज एक मॉक ड्रिल किया है। हमारे जिले में इसकी तैयारी लगभग पूरी कर दी गई है। डिफरेंट जगहों में जो हमारे वल्नरेबल पॉइंट्स हैं वहाँ पर
हजारीबाग सदर अस्पताल में कोरोना से निपटने की तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल किया गया और इस मौके पर आइसोलेशन वार्ड, ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड और वेंटिलेटर से जुड़ी हुई सारी तैयारियों को परखा गया। पीपीई किट से लैस स्वास्थ्य कर्मचारियों ने एम्बुलेंस से कोरोना मरीज को आईसीयू बेड तक पहुंचाने का अभ्यास किया। प्लांट फंक्शनल है, उसका भी मॉक ड्रिल हो चुका है। दोनों हमारे जनरेटर पीएसए प्लांट के लिए जो अलग से हैं वो काम कर रहे हैं। अभी पहली बार आई थी और धीरे धीरे सभी लोग हमारे एक्सपीरियंस हो चुके हैं, इसलिए उम्मीद करते हैं आगे आपदा आने पे हम लोग का बेटर परफॉर्मेंस। पलामू में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। आग से झुलसी युवती मनीता की खबर को प्रमुखता से दिखाया गया था। गरीबी और लाचारी के कारण युवती पिछले 1 महीने से खाट पर जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही थी। इस खबर को दिखाए जाने के बाद उसकी मदद के लिए इंडियन रोटी बैंक की टीम ने पहल की है। पीड़ित युवती के घर पहुंचकर आर्थिक मदद, खाद्य सामग्री, पंखा समेत कई चीजें मुहैया कराई। वहीं मेडिकल टीम के द्वारा अनीता का चेकअप किया गया है। जायजा लिया नीलकमल ने। पलामू में न्यूज 18 के खबर का बड़ा असर हुआ है। मैं आपको बता दूं कि कल न्यूज 18 ने सतबरवा के पोंची गांव की एक खबर दिखाई थी। खबर थी एक युवती जो कि आग से झुलसी हुई युवती है। पिछले 1 माह से गरीबी और तंगहाली के कारण बिना इलाज का वो घर में खाट पे पड़ी हुई है। इसको न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाई थी। उसके बाद पहली बार अगर कहा जाए तो कोई कदम बढ़ाया है मदद के लिए, वो है इंडियन रोटी बैंक। पूरी टीम यहाँ पे इंडियन रोटी बैंक की है। जरूरत का सामान इस पीड़ित परिवार को मुहैया कराया है। खाद्य सामग्री है। वहीं आप देख सकते हैं कि टेबल फैन अवेलेबल कराया है। चूंकि बर्न केस है तो ज्यादातर इस भीषण गर्मी में पंखे की जरूरत पड़ती है। और जो मनीता जो खाट पे पड़ी हुई है उनको मदद के लिए टीम जो है यहाँ पहुंची हुई है और डॉक्टरों की टीम भी यहाँ पे पहुंची हुई है, जो कि इंडियन रोटी बैंक की टीम पहल की। देखिए, न्यूज 18 के माध्यम से हम लोगों को जानकारी मिली थी। आपकी इस पहल की हम लोग सराहना करते हैं कि चैनल के माध्यम से इनका खबर हम लोगों तक पहुंचा और इंडियन रोटी बैंक की संजीवनी टीम, रोटी बैंक की पूरी टीम, डॉक्टरों की टीम यहाँ पहुंची है। समुचित इलाज हम लोग इनका कराएंगे। खाद्य सामग्री हो, पंखा हो, आर्थिक मदद हो, हम लोग सारा मदद इनको कर रहे हैं और आगे भी इनके जल्द स्वस्थ होने के लिए हमारी टीम लगी रहेगी। उसका जो है प्रॉपर इलाज हो पाएगा और वो स्वस्थ हो पाएगी। नीलकमल, न्यूज 18 पलामू। झारखंड में गर्मी के दिनों में पानी की समस्या आम बात है, लेकिन जब ये समस्या सुरक्षा में तैनात सुरक्षा बलों को भी होने लगे तो ये आम बात नहीं रह जाती। गिरिडीह में पारसनाथ पहाड़ पर तैनात सीआरपीएफ और सैप के जवान रोजाना पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। हाथों में हथियार की जगह बाल्टी और बर्तन में पानी ढोते सुरक्षा बल के जवानों की ये तस्वीर किसी ट्रेनिंग की नहीं है, बल्कि ये तस्वीर है परेशानी में गुजर बसर कर रहे उन जवानों की जो गिरिडीह के मधुबन स्थित झारखंड के सबसे ऊंचे पहाड़ पारसनाथ और इसमें बसे जैन धर्म के सबसे बड़े तीर्थ स्थल की सुरक्षा में तैनात जवानों की है। दरअसल लगभग 6000 फीट पहाड़ के ऊपर तैनात सीआरपीएफ और जैप के जवानों को पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। रोजाना जवान नहाने धोने से लेकर पीने तक के पानी के लिए इसी तरह से जूझते हैं। जैसे गर्मी होता है तो लेटरिन जाने के लिए स्टॉक रखना पड़ता है, पानी बोतल में भर भर के। इस तरह से होता है दिक्कत। नहाने धोने के लिए तो कभी कभी मोटर खराब हो जाता है यहाँ, तो फिर बाल्टी यहाँ से ढोल के ले जाना पड़ता है मेस में। यहाँ पानी आने का क्या साधन? पानी बस ये झरना वाला पानी आता है और वही उसी से खाना पीना, उसी से नहाना धोना, सारा प्रक्रिया जो है पानी का झरने वाला पानी पर निर्भर है। बहुत दिक्कत होता है। बहुत कम पानी में नहा के हम लोग जाते हैं। इसी को यही पानी से हम लोग बोतल में भर भर के लेटरिन जाते हैं। इसी से खाना बनाते हैं। नहीं तो इसके लिए कुछ सिंटेक्स में स्टॉक करके रखना पड़ता है, कुछ पानी जमा होता है। तो आपने सुना इन जवानों की बेबसी कि कैसे सुरक्षा में तैनात इन जवानों को पानी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। व्यवस्था के नाम पर महज एक पतली सी पाइप के जरिए पानी सप्लाई किया जाता है, लेकिन दिन में कभी कभार ही इसमें पानी आता है और इस पानी को ये जवान अमृत समझकर जमा करके रखते हैं। बाकी का काम भगवान भरोसे, यानी पानी के झरने से पूरा का पूरा काम चलता है। कुल मिलाकर इन जवानों को 2 जिम्मेदारियां निभानी पड़ती है, एक तो सुरक्षा की और दूसरी जीने के लिए पानी जमा करने की। अब जरा सोचिए किन हालातों में ये इन जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं।
इस मामले को लेकर के यहाँ के जो जवान सुरक्षा में तैनात है वो शिकायत भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे इन लोगों की जो समस्या है पानी की वो अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया है और मसलन इन लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नहाने धोने से लेकर के वॉशरूम तक, पीने तक के पानी को के लिए इन लोगों को तरसना पड़ता है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। कोडरमा के बजरंगगढ़ में कुएं से संदेहास्पद स्थिति में एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया है। मृतक घर घर में पानी सप्लाई का काम करता था। जिस घर के कुएं में शव मिला है उसके मालिक को नहीं पता कि उसके घर में कुएं में शव कैसे पहुंचा। मौके पर पहुंचे एसपी के मुताबिक पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हर बिंदु पर अनुसंधान किया जा रहा है। जांच के क्रम में कई पहलू संदेहास्पद भी मिले हैं। जांच के बाद ही पता चलेगा, कुछ भी हो सकता है, मर्डर भी हो सकता है, सुसाइड भी हो सकता है। सर जो हाँ, कुछ भी कनेक्शन हो सकता है। अभी जब तक इन्वेस्टिगेशन में कुछ पता नहीं चलेगा हम लोग कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। अभी क्या कुछ कार्रवाई अभी फिलहाल चल रही है? अभी हम लोग लोगों से पूछताछ कर रहे हैं, उनके घर वालों से, और जहाँ पे डेड बॉडी मिली है उनके घर वालों से भी पूछताछ कर रहे हैं और टेक्निकल से। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी पलामू के मेदिनीनगर एमपी एमएलए एक स्पेशल कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने पक्ष और गवाहों के बयान के आधार पर बाबूलाल मरांडी को बरी कर दिया। बाबूलाल मरांडी ने फैसले पर संतोष जाहिर किया। दरअसल पूरा मामला 29 अप्रैल 2011 को डाल्टनगंज के साहित्य समाज चौक के पास प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने के विरोध से जुड़ा है, जिस दौरान बाबूलाल मरांडी ने पीड़ितों के पुनर्वास की मांग के लिए महाधरना दिया था। क्योंकि हमने कोई गलत किया नहीं था, जैसे वकील साहब जी आपको बताया सब बातें, इसलिए हमें पूरा कोर्ट की भरोसा था और हमने लंबी समय तक अनिल जी लड़ते रहे अदालत में और हम फैसला का इंतजार करते रहे। और आज जब कहीं दोषी थे ही नहीं तो फिर निर्दोष आज घोषित किए गए। यही मुख्य मांग लेकर के एकदम शांतिपूर्ण धरना और प्रदर्शन किया गया था। उसके बाद भी गलत तरीके से एक व्यक्ति पर एफआईआर करके क्या उस समय की सरकार दर्शाई। आप सबों को पता है, आज जो इस देश के जो अशिक्षित भी जनता है उसे भी अच्छी तरह से जानकारी है। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहे हमारे साथ।